हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती म्यूज़िक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट ईयर हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर 2018 में हुआ था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हम लोगों ने पार्ट 2 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज के सेशन में हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 71 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता होगा अभी कुछ ही दिनों से यूट्यूब में एक नया फीचर आ गया है हाइप का। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक हाइप जरूर से कीजिएगा। लाइक करने के जस्ट बाद आपको कमेंट बॉक्स में एक हाइप का सेक्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आप हाइप कर देंगे, जिससे आपके ज़रिए ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाएगी। तो आप लोग सहयोग जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग क्लासेस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक करने में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, उसका पूरा कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो अपना एक समर्थन भी लाइक के रूप में हमें ज़रूर से प्रदान किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 70 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के क्लास में हम 71 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71। रामा मात्य जी के अनुसार सातवीं श्रुति पर किस स्वर की स्थापना हुई है? साधारण गंधार का, षट श्रुति ऋषभ की, पंचश्रुति ऋषभ की, अंतर गंधार की या शुद्ध ऋषभ की? तो चलिए इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामा मात्य जी जो हैं, इन्होंने स्वर मेल कला निधि ग्रंथ की इन्होंने रचना की हुई है। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने सन 1550 ईस्वी में की है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी। तो पंडित रामा मात्य जी ने स्वर मेल कला निधि ग्रंथ की रचना की हुई है 1550 ईस्वी में। इन्होंने पंडित रामा मात्य जी ने कुल 14 स्वर माने हुए हैं, जिसमें इन्होंने 7 स्वर शुद्ध माने हैं और 7 स्वर विकृत इन्होंने माने हुए हैं। तो रामा मात्य जी के अनुसार सातवीं श्रुति पर जो स्वर स्थापित है वो है शुद्ध ऋषभ। ठीक है, शुद्ध ऋषभ जो है वो सातवीं श्रुति पर स्थापित है। वहीं अगर साधारण गंधार का षट श्रुति ऋषभ की बात करें तो ये जो है 10वीं श्रुति पर स्थापित है। पंचश्रुति ऋषभ 9वीं श्रुति पर है और अंतर गंधार जो है वो 11वीं श्रुति पर स्थापित है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शुद्ध ऋषभ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मतंग मुनि जी ने अपने रागों को कितनी गीतियों में विभाजित किया है? 5 में, 7 में, 9 में या 13 में? तो मतंग मुनि जी की बात करें तो मतंग मुनि जी रचयिता हैं बृहददेशी ग्रंथ के। ठीक है, इन्होंने बृहददेशी ग्रंथ की रचना की हुई है। कब की है? इन्होंने 6वीं शताब्दी में की है। ठीक है, 6वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की हुई है बृहददेशी ग्रंथ की। और मतंग जी ने अपने रागों को 7 गीतियों के अंतर्गत विभाजित किया है। कितने गीतियों के अंतर्गत? 7 गीतियों के अंतर्गत। ये 7 गीतियाँ कौन सी हैं? तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहली हो जाएगी शुद्धा गीति, दूसरी है भिन्ना गीति, तीसरी हो जाएगी गौड़ी, चौथी हो जाएगी बेसरा और 5वीं हो जाएगी साधारणी, 6ठी हो जाएगी भाषा और 7वीं हो जाएगी
विभाषा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है जो लिखा हुआ है तो मैं बोल भी रही हूँ, उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि बृहददेशी ग्रंथ की रचना जो है मतंग मुनि जी ने की है और इन्होंने अपने रागों को 7 गीतियों में विभाजित किया हुआ है। वो 7 गीतियाँ कौन सी हो जाएंगी? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा और विभाषा। शुद्धा भिन्ना में इन्होंने 7 रागों को रखा हुआ है। भिन्ना में 5, गौड़ी में 3, बेसरा में 8, साधारणी में 7, भाषा में 16 और विभाषा में 13। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने गीतियों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। राग में लगने वाला महत्वपूर्ण स्वर क्या है? विवादी स्वर, अनुवादी स्वर, संवादी स्वर या वादी स्वर? तो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो होता है वो होता है वादी स्वर। ये आप सभी को पता है कि वादी स्वर जो होता है वो राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है। वादी स्वर को हम अंश स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वादी स्वर को हम अंश स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम जीव स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वादी स्वर को अंश स्वर भी कहते हैं और जीव स्वर भी कहते हैं और इसे जो है राग के राजा की उपाधि प्रदान है, इसे राजा की संज्ञा भी दी जाती है। तो राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो होता है वादी स्वर होता है। इसको अंश स्वर के नाम से भी जानते हैं, जीव स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे राजा की उपाधि प्राप्त है। वहीं अगर संवादी स्वर की हम बात करें तो संवादी स्वर जो होता है वो राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है लगने वाला। इस स्वर को मंत्री की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, वहीं अनुवादी की बात करें तो अनुवादी जो है वादी संवादी के अतिरिक्त जो राग में प्रयोग होने वाला स्वर होता है वो अनुवादी स्वर होता है और अनुवादी स्वर को अनुचर की संज्ञा दी जाती है। वहीं अगर हम विवादी स्वर की बात कर लें कि विवादी स्वर क्या होता है, तो किसी स्वर में नहीं प्रयोग किए जाने वाले स्वर को विवादी स्वर कहते हैं और विवादी स्वर को शत्रु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा वादी स्वर। राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो होता है वो वादी स्वर होता है। अब वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर, इन चारों ही स्वरों को दक्षिण भारतीय संगीत में किस नाम से पुकारा जाता है और इन्हें वेस्टर्न म्यूजिक में क्या कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पार्ट 2 और पार्ट 1 को जरूर से देखिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक रागांग राग है? कामोद, हमीर, तोड़ी या मुल्तानी? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रागांग राग कितने होते हैं। तो रागांग राग मैं आपको बताऊं कि रागांग राग जो होते हैं वो 30 होते हैं और ये 30 रागांग राग किन्होंने माने हुए हैं? 30 रागांग माने हुए हैं नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने 30 रागांग माने हुए हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, और कितने माने हुए हैं, वास्तविकता कितनी है, ये सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने 30 रागांग माने हुए हैं और इनके अनुसार रागांग क्या होगा, रागांग की परिभाषा इनके अनुसार क्या होगी? राग चलन और गायकी की दृष्टि से समस्त रागों को 30 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे इन्होंने रागांग कहा है। ठीक है, तो ये हो गया रागांग क्या होते हैं इसके बारे में। अब यहाँ बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक रागांग राग है। तो देखिए इसमें जो है इस ऑप्शन में 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि रागांग राग में हैं। 30 रागांग में ये 2 जो रागांग हैं कामोद और तोड़ी, ये दोनों ही 30 रागांगों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब
एक प्रश्न का दो उत्तर तो हो नहीं सकता, एक ही होता है। तो या तो तोड़ी होगा या तो कामोद होगा, इसमें दो आंसर हैं। लेकिन हम लोगों को जो है पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से आंसर करना है। तो इसका आंसर हम कामोद कर सकते हैं क्योंकि ये एक नंबर पर है। हालांकि तोड़ी भी इसका राइट आंसर हो रहा है। इस क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन किया गया था, उस टाइम पर ऑब्जेक्शन किया गया होगा। तो ये दोनों ही आंसर इसके निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि रागांग राग तोड़ी भी होता है और कामोद भी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा आंसर आए तो हमें क्या करना है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से आंसर कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित रागों में से धा वादी एवं गा संवादी वाले राग कौन से हैं? राग बिलावल और आसावरी, राग भैरवी और बागेश्वरी, राग कल्याण और खमाज, या राग काफी और देश। तो इनमें से वे कौन से राग हैं जिसमें धा वादी होता है और गा संवादी होता है? तो चलिए हम समझ लेते हैं इन सभी के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें राग काफी की और देश की, ठीक है, राग काफी और देश की बात करें तो राग काफी जो है काफी थाट का राग होता है और राग जो देश है वो खमाज थाट का राग होता है। ठीक है, खमाज थाट का राग होता है। देश राग में मैं यहाँ लिख देती हूँ, राग देश का वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम होता है। वहीं राग काफी में वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ होगा। ठीक है, राग काफी खाफी थाट का राग है और राग देश खमाज थाट का राग हो जाएगा। वहीं हम राग कल्याण और राग खमाज की बात करें तो राग खमाज और राग कल्याण दोनों ही आश्रय राग हैं। कल्याण राग का थाट कल्याण होता है और खमाज थाट का राग खमाज होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो इसके जो वादी संवादी हो जाएंगे राग खमाज के और राग कल्याण के, तो इसके जो वादी संवादी है गा वादी हो जाएगा और नी यानी निषाद संवादी हो जाएगा। तो ये जो दोनों ही राग हैं इसके जो वादी संवादी स्वर होंगे वो मा सा होंगे, मा वादी होगा और सा संवादी स्वर होगा। बागेश्वरी जो है काफी थाट का राग होता है, बागेश्वरी काफी थाट का राग है और भैरवी आश्रय राग है। वहीं हम राग बिलावल और आसावरी की बात करें तो ये दोनों ही आश्रय राग हैं और इसका वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गंधार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलावल और आसावरी। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। लाइक के साथ आप हाइप भी ज़रूर से कीजिए जिससे कि ये क्लास और आगे तक पहुँचे। और इस क्लास को शेयर करते हुए चलिए अपने दोस्तों में और सांगीतिक ग्रुप में। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर जी का जन्म कब हुआ? When was the famous सितार प्लेयर रविशंकर born? 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में, 9 अप्रैल 1935 को मैहर में, 11 अप्रैल 1938 को बेंगलोर में, या 14 अप्रैल 1940 को कलकत्ता में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी का जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। ये जो है बाबा अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। ठीक है, बाबा अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। इनका घराना हो जाएगा मैहर घराना। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2012 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में हुई थी इनकी मृत्यु। तो इतनी बात आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 अप्रैल 1920 वाराणसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से गायक का गुण कौन सा है? तालज्ञ, भीत, विताल या निमिलग? तो भीत, विताल और निमिलग ये तीनों ही जो हैं वो गायक के दोष होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही गायक के दोष हैं, जबकि तालज्ञ जो है वो गायक के गुण होते हैं। गायक के गुण दोष हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं देखने को? तो ये गायक के गुण दोष जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में हमें गायक के गुण दोष का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तालज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दक्षिण कर्नाटक पद्धति के षट श्रुति री, रे, साधारण गा को उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहा जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण संगीत पद्धति के षट श्रुति ऋषभ साधारण गंधार को उत्तर भारतीय पद्धति में क्या कहा जाता है? शुद्ध गा, तीव्र शुद्ध रे, कोमल गा या कोमल रे? तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। उत्तर भारतीय संगीत का जो शुद्ध गा होता है उसको दक्षिण भारतीय संगीत में अंतर गा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अंतर गा या अंतर गंधार के नाम से। तीव्र स्वर, ऐसा कोई भी स्वर दोनों ही पद्धतियों में नहीं होता है। और कोमल रे की अगर हम बात करें तो कोमल रे जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का होता है उसको दक्षिण भारत में शुद्ध गा या इसे पंचश्रुति ऋषभ या पंचश्रुति रे कहा जाता है। वहीं कोमल गंधार जो है तो इसको जो है दक्षिण भारतीय संगीत में षट श्रुति ऋषभ साधारण गंधार की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोमल गंधार। ठीक है, कि शुद्ध गंधार को, हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार को दक्षिण में अंतर गंधार कहते हैं। तीव्र शुद्ध रे, ऐसा कोई स्वर दोनों पद्धतियों में नहीं होता है। कोमल गंधार जो होता है वो कर्नाटक पद्धति के षट श्रुति ऋषभ साधारण गंधार को कहा जाता है। हिंदुस्तानी जो कोमल ऋषभ है उसे दक्षिण भारत में शुद्ध गा या पंचश्रुति ऋषभ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोमल गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से पंडित भातखंडे द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? नगमते आसफी, अनूप विलास, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या संगीत पारिजात? तो इनमें से वह कौन सा ग्रंथ है जो पंडित भातखंडे जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें नगमते आसफी की, तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो मोहम्मद रज़ा हो जाएंगे। मोहम्मद रज़ा जी ने नगमती आसफी ग्रंथ की रचना की हुई है। अनूप विलास की अगर हम बात करें तो अनूप विलास ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे वो भाव भट्ट जी हो जाएंगे। भाव भट्ट जी ने अनूप विलास नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। संगीत पारिजात की रचनाकार पंडित अहोबल जी हो जाएंगे। ठीक है, पंडित अहोबल जी हो जाएंगे। और पंडित भातखंडे जी के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ हो जाएगा वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ख्याल किस ताल में गाया जाता है? सूल ताल, चार ताल, तीव्रा या तीन ताल? तो ख्याल की बात करें तो ख्याल जो है एक अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ख्याल जो है अरबी भाषा का शब्द है। और सूल ताल, चार ताल और तीव्रा ताल, ये तीनों ही जो ताल हैं वो ध्रुपद के साथ गाए और बजाए जाते हैं, जबकि तीन ताल जो है वो ख्याल के साथ बजाई जाती है। ठीक है, ख्याल है वो तीन ताल में गाया अथवा बजाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, तीन ताल। तीन ताल 16 मात्रे की होती है, तीव्रा ताल 7 मात्रे की हो जाएगी, चार ताल जो है 12 मात्रे की हो जाएगी और सूल ताल 10 मात्रे की हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, तीन ताल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तबले पर बोल बजाने के बाद जब उन बोलों की गूंज सुनाई दे तो उन्हें कहते हैं खुले बोल, बंद बोल, गूंज बोल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तबले पर जब बोल बजाने के बाद उन बोलों में गूंज सुनाई देती है तो उसे हम खुला बोल कहते हैं। इसका राइट आंसर खुले बोल हो जाएगा। खुले बोल की ताल कौन सी होती है? खुले बोल की अगर हम ताल की बात करें तो धमार ताल, चार ताल, सूल ताल आदि जो तालें हैं ये सब खुले बोल की ताल होती हैं। और बंद बोल की बात करें तो बंद बोल में तीन ताल, एक ताल, दीपचंदी, झुमरा आदि तालें एक ताल में आती हैं। गूंज बोल टाइप का ऐसा कुछ भी बोल नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, खुले बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा समान रूप से संस्कारित वाद्य है? संस्कारित वाद्य मीन्स क्या है? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश वर्जन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वली टेम्पर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी संस्कारित का मीन्स है इक्वली टेम्पर्ड। ठीक है, तो सितार होगा, तबला होगा, हारमोनियम होगा या तानपुरा होगा। तो इक्वली टेम्पर्ड की अगर हम बात करें तो इक्वली टेम्पर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वाद्य होता है, वो हारमोनियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हारमोनियम। हारमोनियम जो है समानांतर सप्तक पर आधारित होता है, इसीलिए इसको इक्वली टेम्पर्ड कहते हैं, समानांतर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हारमोनियम की खोज किन्होंने की थी, हारमोनियम की रचना किसने की, तो अलेक्जेंडर डी बैन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलेक्जेंडर डी बैन ने हारमोनियम की रचना की हुई है। वहीं अगर हम बात करें सितार के रचनाकार कौन है और तबला के रचनाकार कौन है, तो सितार और तबला दोनों के ही रचना जो है अमीर खुसरो जी ने की हुई है। अमीर खुसरो जी ने की हुई है। तानपुरा की अगर हम बात कर लें कि तानपुरा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो तुम्बुरु ऋषि जी जो हैं वो तानपुरा के रचनाकार हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। शहनाई किस वर्गीकरण से संबंधित है? अवनद्य से, तंत्र से, सुशिर से या गज से? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवनद्य वाद्य क्या होते हैं, तो जिन वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मढ़ा होता है उसे हम अवनद्य वाद्य कहते हैं। तंत्र वाद्य वो वे होते हैं जिनमें तार यानी तंत्रियां लगी होती हैं, उसे हम तंत्र वाद्य कहते हैं। सुशिर वाद्य हैं जिसमें हवा के द्वारा या फूंक कर आवाज़ निकाली जाती है, वादन किया जाता है, तो उसे हम सुशिर वाद्य कहते हैं। और शहनाई जो है इसमें हम फूंक मारकर बजाते हैं इसे, तो ये जो है सुशिर श्रेणी का वाद्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो सुशिर वाद्य हो जाएगा। वहीं अगर हम गज की बात करें तो गज से जो है वादन किया जाता है किसका? वायलिन का। ठीक है, वायलिन का वादन जो है गज से किया जाता है। गज को प्राचीन काल में ईशिका के नाम से भी जाना जाता था, ईशिका के नाम से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुशिर वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। चौपल्ली के गत में कितनी लयकारी होती है? 4, 3, 10 या 12? तो चौपल्ली क्या होती है? चौपल्ली वो होती है जिसमें जो है चारों प्रकार की लय प्रयोग की जाती है, उसे हम चौपल्ली कहते हैं। तो चौपल्ली के गत में कितनी लयकारी होती है? देखिए यहाँ बात आ गई, क्वेश्चन में ही आंसर है कि चौपल्ली के गत में कितने लयकारी होते हैं। चौपल्ली के गत में 4 लयकारी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। वहीं अगर हम बात करें कि 3 क्या होती है, तो 3 जो है 3 प्रकार की लय होती है। ठीक है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। 10 की अगर हम बात करें तो 10 हमारे थाट हो जाते हैं। भैरव, भैरवी, आशावरी, यमन, बिलावल, काफ़ी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी, खमाज, ये 10 थाट हो जाएंगे। और वहीं 12 हमारे स्वर हो जाते हैं। ठीक है, कुल स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85।
पेशकारे में किस बोल की प्रधानता होती है? धीक्र धिनता, ता ता तिनता, धा धा तेटे तेटे, गदी गन। तो पेशकारा में वह कौन सा बोल है जिसकी प्रधानता होती है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेशकारा क्या होता है। तो पेशकारा जो है तबला वादन की अपनी निजी विशेषता होती है और पेशकारे शब्द की जो उत्पत्ति है वो फारसी भाषा के, किस भाषा के? फारसी भाषा के फारसी भाषा के पेश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उपस्थित होना, हाजिर होना या पेश होना। ठीक है। और पेशकारे में जिस बोल की प्रधानता होती है वह होता है धीक्र धिनता। ठीक है, इसका पहला जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। वही हम ता ता तिनता की बात करें तो ता ता तिनता जो बोल हो जाएंगे वो ये बोल किस पर बजाए जाते हैं? ये बोल दाएं तबले पर बजाए जाते हैं। ठीक है, दाएं तबले पर ये बोल बजेंगे। इसके लिए हम दाएं हाथ का ही प्रयोग किए करेंगे। दाएं हाथ से दाएं तबले पर यह वाद्य बजेगा, तर्जनी उंगली से इसे हम बजाएंगे। और धा धा तेटे की अगर हम बात करें तो धा धा तेटे भी दाएं तबले पर बजेगा, जिसके लिए हम तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगली का प्रयोग करते हैं। वहीं हम गदी गन की बात करें तो गदी गन जो है वो दोनों हाथ से दोनों तबले पर बजाया जाता है, यानी कि बाएं तबले पर और दाएं तबले पर दोनों पर ही बजाया जाता है, दोनों हाथों से। धीक्र धिनता भी दोनों हाथों से दोनों तबले पर बजाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, धीक्र धिनता। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास में पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपना समर्थन हमें लाइक के रूप में ज़रूर से प्रदान कीजिएगा। इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। वह गत जो तिहाई के समान 3 बार बजाने पर सम पर आए उसे क्या कहा जाता है? मिश्र गत, चक्करदार गत, पलटे या परन? तो वह गत जो तिहाई के समान 3 बार बजाने पर सम पर आए उसे हम चक्रदार गत कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी तिहाई युक्त टुकड़ा, परन या गत की रचना को बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाकर, ठीक है, 3 बार बजाकर बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाकर सम पर आते हैं तो ऐसी रचना को हम चक्रदार टुकड़ा, चक्रदार परन या गत कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, चक्रदार गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। गजझंपा ताल की कितनी मात्राएं होती हैं? 15, 10, 12 या 16? गजझंपा ताल जो कि ध्रुपद की ताल होती है, ध्रुपद गायन शैली के साथ प्रयोग किया जाता है गजझंपा ताल का। इस ताल में 15 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं इस ताल में। 1, 5, 12 पर ताली होती है और 8वीं मात्रा पर खाली होती है। ठीक है, वहीं हम 10 मात्रा की ताल की बात करें तो 10 मात्रा की जो ताल हो जाएगी वो झप ताल हो जाएगी, सूल ताल हो जाएगी। इन दोनों ही तालों में 10 मात्रा होती है और 5 विभाग होते हैं। ठीक है, इसमें 5 विभाग होते हैं। वहीं 12 मात्रा की बात करें तो 1 ताल, 4 ताल, ये दोनों ही तालें 12 मात्रा की होती हैं। इसमें जो है 6 विभाग होते हैं। 16 मात्रा की बात करें तो 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, ये दोनों ही 16 मात्रा की ताल हो जाती है और इसमें जो है 4 विभाग होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 15 मात्रा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तिट और तिरकिट किस अंगुली की सहायता से निकालते हैं? तर्जनी और मध्यमा, केवल अंगूठा और केवल कनिका। तो मैं आपको बताऊं, जिसमें सिर्फ केवल लिखा हो वो नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, उसका तो यूज़ आपको करना ही नहीं चाहिए। तीनों में ही केवल हैं, ये अपने से कट गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तिट और तिरकिट बोल जो है वो तर्जनी और मध्यमा उंगली की सहायता से बजाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89।
बाज के तार सितार के किस तरफ होते हैं? दाईं ओर खूंटियों की तरफ, बाईं ओर जिधर खूंटियाँ नहीं होती, ब्रिज में या मध्य भाग में। तो अगर हम सितार की बात करें तो सितार आपको पता ही है कि सितार तत्वाद्य होता है और इसमें जो है जो सितार है दो तरह का सितार अगर देखें तो होता है थाट के हिसाब से। पहला हो जाता है चल थाट का सितार, चल थाट, और दूसरा है अचल थाट। ठीक है, अचल थाट। तो बाज का जो तार है वो सितार में बाईं ओर होता है जिधर खूंटियाँ नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाईं ओर जिधर खूंटियाँ नहीं होती हैं उधर बाज का तार होता है सितार में। ठीक है, सितार का जो वादन है वो मिजराब से किया जाता है। सितार का वादन मिजराब की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाईं ओर जिधर खूंटियाँ नहीं होती हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। झूमरा ताल में कितने विभाग होते हैं? 4, 5, 6 या 10? तो झूमरा ताल की अगर हम बात करें तो झूमरा ताल जो है वो ख्याल की ताल होती है। इसका जो वादन है वो ख्याल में किया जाता है, ख्याल गायन के साथ किया जाता है। किस लय में किया जाता है? तो विलंबित लय में किया जाता है। ठीक है, झूमरा ताल का जो गायन और वादन है वो विलंबित लय में ख्याल गायन शैली के साथ किया जाता है। झूमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। ठीक है, झूमरा ताल में 14 मात्रा होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 1, 4 और 11 मात्रा पर ताली होती है, जबकि 8वीं मात्रा पर खाली होती है। झूमरा ताल की छंद रूप की अगर हम बात करें तो इसका छंद रूप 3, 4, 3, 4 हो जाएगा। इसका ठेका क्या होता है? धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट टिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट, ये जो है इसका ठेका होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 2018 में हुए यूपी एलटी ग्रेड म्यूजिक टीचर के क्वेश्चन पेपर का 3rd पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस यूपी एलटी ग्रेड के जो क्लास है इसमें हम प्रत्येक क्लास में 60 से 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, मुझे एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि क्या आप लोगों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप कर दिया है या नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में? तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोगों ने इस परीक्षा का फॉर्म फिल कर दिया है कि नहीं किया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, थैंक यू।